बेमानी मोहब्बत कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने देखा कि काव्या सिंघानिया को रहबर आश्रम की गुरु मां मंजू देवी ने मार्शल आर्ट मुकाबले के लिए चुनौती दे दी थी। पहले राउंड में काव्या ने मंजू को जमीन पर गिरा दिया। ब्रेक के दौरान संजना मौर्य और अपनी बेटी बानी संग काव्या से मिली और मदद की गुहार लगाने लगी, क्योंकि मंजू ने उसके पति को मारकर उसकी संपत्ति छीन ली थी। दूसरे राउंड में दोनों जबरदस्त की टक्कर दे रही थी। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आज के 297वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताते रहें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब दूसरा राउंड अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ गया था। मंजू ने पूरी ताकत से काव्या को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी काव्या ने एक जोरदार किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों की सांसें लगभग तेज हो गई थी और दोनों लगभग थोड़ी थोड़ी घायल भी थी। तभी डिंग डिंग समय समाप्त हो चुका था और रेफरी ने दोनों को अलग किया और कहा, यह राउंड बराबरी पर समाप्त हुआ। अगला और अंतिम राउंड निर्णायक होगा। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। दोनों ने अपने अपने रेस्ट रूम में 15 मिनट आराम किया और फिर तीसरे राउंड की घंटी बज चुकी। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। दर्शकों की उत्तेजना अपने चरम पर थी, लेकिन काव्या की आंखों के सामने बस नन्ही बानी की उम्मीदों भरी आंखें घूम रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। स्टेडियम में संजना और बानी उसे बेहद आशा भरी नजरों से देख रही थी। इस नन्ही सी बच्चे की मासूमियत और उसकी मां की बेबसी ने काव्या को भीतर तक झकझोर दिया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कहा, अब मंजू को सबक सिखाने का समय आ गया है। मंजू पहले ही रिंग में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस में एक अजीब सी चमक थी। वो काव्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली, अब देखती हूं तुम कितनी देर टिक पाती हो। लेकिन काव्या के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर मंजू की आंखों में गहरी और ठंडे और चालाकी से भरी हुई थी। आज दोनों के बीच सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि ये न्याय और अन्याय की जंग भी बन गई थी। तभी रेफरी ने आगे बढ़कर ऐलान किया, अंतिम राउंड की शुरुआत से पहले दोनों फाइटर्स को अपने विशेष मार्शल आर्ट स्टाइल का चुनाव करना होगा। इस राउंड में सिर्फ उसी स्टाइल का उपयोग किया जाएगा। रेफरी की बात सुनकर काव्या एक पल के लिए चौंक गई। ये क्या, पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया था। वो मन ही मन सोचने लगी। वो सीधी सीधी धोखाधड़ी थी। अगर ये नियम था तो पहले क्यों नहीं बताया गया। काव्या को समझ आ गया कि ये फाइट के नियम भी मंजू की साजिश का हिस्सा ही थे, लेकिन अब पीछे हटने वालों में से काव्या भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, कोई बात नहीं मंजू, अब चाहे कोई भी चाल चल लो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा कर रहूंगी। काव्या ने अपनी आंखें खोली और सीधे मंजू की ओर देखा। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम कौन सा स्टाइल चुनोगी। मंजू ने अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए जवाब दिया, स्नेक आर्ट। मंजू की एक घोषणा सुनते ही दर्शकों के बीच हलचल मच गई। स्नेक आर्ट यानी सांप की तरह लचीला और खतरनाक लड़ने का स्टाइल। ये बेहद कठिन और चालाक भरी मार्शल आर्ट थी, जिसमें फाइटर अपने शरीर को सांप की तरह मोड़ते हुए तेज और अप्रत्याशित हमले करता था। काव्या को मंजू की चाल समझ में आ गई थी। वो यही सोच रही थी कि अगर उसने स्नेक आर्ट का चुनाव कर लिया तो काव्या को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। लेकिन काव्या मुस्कुराई और उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बेफिक्री से जवाब दिया, अच्छा तो तुम अब सांप बन रही हो, तो मुझे भी नेवला ही बनना पड़ेगा, है ना। मैं मंगूज आर्ट का चुनाव करती हूं। रेफरी ने घड़ी की ओर देखा और जोर से सीटी बजाई। फाइट शुरू। इस राउंड में कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये राउंड तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक कोई फाइटर अपनी हार न मान ले। रेफरी के अनाउंसमेंट करते ही दोनों फाइटर्स अपने अपने पोजीशन में आ गए। मंजू सांप की तरह जमीन पर झुकी और फुफकार कर आवाज निकाली। उसकी चाल बिल्कुल सांप जैसी धीमी और लचीली और पूरी तरह से नियंत्रण में थी। उसकी आंखें लगातार काव्या की हर हरकत को भांपने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर काव्या भी पूरी तरह सतर्क थी। मंगूज आर्ट में गति और आक्रामकता सबसे जरूरी होती है। उसने अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ा और पंजों के बल झुक गई। उसकी आंखें अब सिर्फ मंजू पर ही थी। मंजू ने पहली चाल चली। उसने अपनी पूरी ताकत से हवा में छलांग लगाई और सांप की तरह अपने हाथों को मोड़ते हुए काव्या की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। लेकिन काव्या ने एक तेज छलांग लगाई और अपने शरीर को घुमाकर मंजू के वार को से बाल बाल अपने आप को बचा लिया। तुम इतनी आसानी से मुझे पकड़ नहीं सकती मंजू, काव्या ने हंसते हुए कहा। मंजू को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत एक नया दांव खेला। इस बार उसने नीचे हमला किया और उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए
और पैरों से काव्या की टांगों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने तेजी से कूदकर खुद को बचा लिया। मंजू अब पूरी तरह से हमलावर हो चुकी थी। उसने अपने हाथों को तेजी से घुमाया और अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हुए काव्या की कमर पकड़ ली। अब बच के दिखाओ मिस सिंघानिया, मंजू ने जोर से कहा और अपनी पकड़ को कस लिया। काव्या को महसूस हुआ कि मंजू की पकड़ किसी अजगर की तरह थी। अगर मैं एक भी सेकंड देरी करूंगी तो ये मेरी पकड़ मेरी मौत बन जाएगी। लेकिन काव्या ने घबराने के बजाय अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने एक जोरदार झटका दिया और अपनी कोहनी से मंजू की पसलियों पर वार किया। आह! मंजू दर्द से चीखी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। दोनों फाइटर्स अब पूरी तरह से घायल थे। मंजू की सांसें तेज हो रही थी और काव्या भी पसीने से तर थी, लेकिन दोनों किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। सांप और नेवले की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर आ गई थी। मंजू की आंखों में अजीब सा उन्माद था। उसने अब तक कई विरोधियों को हराया था, लेकिन काव्या के रूप में उसे एक ऐसा फाइटर मिला था जो हर दांव को मात दे रहा था। अब बहुत हुआ, ये लड़की अब और नहीं बचेगी। उसने अपने मन ही मन ठान लिया था। काव्या भी अब किसी तरह से मुकाबले को खत्म करना चाहती थी। उसने अपनी सांसें गहरी की और अपने शरीर को तेजी से झुका लिया। मंजू ने सांप की तरह रेंगते हुए झपटा मारा और बिजली की गति से काव्या की गर्दन पर लपक गई। उसका मकसद था कि काव्या की गर्दन को जोर से जकड़कर उसे हिलने तक न दे, लेकिन काव्या पहले से सावधान हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को आगे किया और मंजू के हमले को झटके से रोक दिया। मंजू ने तुरंत अपना दांव बदला और अपने पैरों से काव्या के पैरों को जकड़ लिया, जिससे वो गिर जाए। ये दांव बहुत खतरनाक था। अगर काव्या नीचे गिरती तो मंजू उसे सीधे जमीन पर पटक देती और मुकाबला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन काव्या ने बिजली की फुर्ती दिखाई। जैसे उसने देखा कि मंजू का वार उसके पैरों पर है, उसने अपने शरीर को हल्का सा मोड़ा और हवा में एक तेज किक मारी। धड़ाक! काव्या की किक मंजू के कंधे पर लगी। मंजू थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब बारी काव्या की थी। उसने बिना कोई मौका गवाए एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। पहले एक जोरदार घूंसा जो सीधे मंजू के सीने पर लगा, फिर एक खतरनाक कोहनी का वार किया जो मंजू के जबड़े पर पड़ा। मंजू लड़खड़ा गई, लेकिन उसने भी पूरी ताकत झोंक दी। कभी नहीं, उसने दहाड़ते हुए कहा। एक जोरदार मुक्का काव्या के पेट पर जड़ दिया। आह! काव्या का शरीर पीछे झटका खा गया। दर्द के मारे उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गई, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। मंजू को यही लगा कि ये सही मौका है। उसने हवा में छलांग लगाई और अपने दोनों पैरों को सीधा करके काव्या के चेहरे पर वार किया। बूम! काव्या रिंग के कोने में जा गिरी। उसके होठों से खून बहने लगा। रिंग के बाहर खड़ी संजना और बानी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। बानी की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन काव्या ने धीरे धीरे अपने होठ को खून को पोंछ लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब बहुत हुआ मंजू, तुम्हारा खेल खत्म। काव्या ने अपने पैरों पर खड़े होते ही बिजली की रफ्तार से मंजू की ओर दौड़ लगाई और एक जोरदार मुक्का सीधे मंजू के पेट पर मारा। मंजू पीछे हटे, लेकिन काव्या ने उसे कोई मौका नहीं दिया। तभी मंजू को एक और मुक्का पड़ा जो मंजू की पसलियों पर पड़ा। अब मंजू की सांसें फूलने लगी। वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन काव्या अब इसे खत्म नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपने घुटनों से सीधे मंजू की छाती पर वार किया। काव्या के आखिरी वार मंजू के लिए घातक साबित हुआ। जैसे उसने घुटने से मंजू की छाती पर वार किया, मंजू की आंखें एक पल के लिए सफेद पड़ गई। वो दर्दनाक चीख से तक नहीं निकाल पाई और उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। धड़ाम! और वो एकदम से जमीन पर गिरते ही एक अजीब सा सन्नाटा पूरे माहौल में छा गया। चारों तरफ बैठे दर्शक जो अभी तक शोर मचा रहे थे, अचानक चुप हो गए। सबकी निगाहें रिंग के बीचों बीच जमीन पर पड़ी मंजू पर टिक गई। काव्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके शरीर में थकान भर गई थी, लेकिन उसकी आंखें में अब भी वही जोश था। उसने मंजू की ओर देखा जो अब तक कोई हलचल नहीं कर रही थी। काव्या को एहसास हो गया था कि लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी। रेफरी ने धीरे धीरे मंजू के पास गया। उसने एक बार काव्या की ओर देखा, फिर मंजू की नब्ज चेक करने के लिए झुका। पूरा स्टेडियम अब सांसें थाम कर खड़ा था। रेफरी ने मंजू की कलाई को अपनी उंगलियों से दबाया और फिर उसके गले तक हाथ रखा, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई भी सांस नहीं। रेफरी ने गहरी सांस ली और चुपचाप खड़ा होकर काव्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। नहीं, अब ये नहीं रही, रेफरी ने धीमे से कहा और धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। मंजू की मौत की पुष्टि होते ही रिंग में बैठे कई दर्शक ने चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, एक अवैध फाइटिंग क्लब था जहां पर हारने वाले अक्सर मौत के घाट उतार दिए जाते थे। यहाँ कोई पुलिस नहीं आती और ना ही यहाँ कोई कानून था। यह वही जगह थी जहां ताकत ही सबसे बड़ा न्याय था। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा उसका नाम मिटा दिया जाए। और कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ तालियां बजाने लगे,
लेकिन काव्या की आंखें अब भी मंजू के निर्जीव शरीर पर टिकी हुई थी। तभी रेफरी ने आधिकारिक रूप से काव्या को विजेता घोषित कर दिया। इस रिंग की नई विजेता काव्या सिंघानिया। जैसे ही रेफरी ने घोषणा की, क्लब के कुछ लोग आगे बढ़े और एक लाल रंग का चेक काव्या के हाथों में थमा दिया। यह रकम मंजू की संपत्ति थी और यहाँ के नियम के अनुसार जो जीतेगा वही हारने वाले की पूरी धन दौलत का हक जताएगा। लेकिन काव्या के लिए यह खुशी की बात नहीं थी। उसके हाथों में जो चेक था वो असल में किसी की जिंदगी की कीमत था। अब क्या करेगी काव्या इस चेक का? क्या काव्या इस चेक को पूरा संजना को दे देगी या फिर उसमें से कुछ हिस्सा रखेगी? और युवराज कब तक अभिमन्यु तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 298वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या ने मंजू को हरा दिया था। रेफरी ने मंजू की मौत की पुष्टि की और नियमों के अनुसार उसकी पूरी संपत्ति काव्या को मिल गई। लेकिन काव्या के लिए जीत महज धन दौलत का मामला नहीं, बल्कि संजना और उसके बेटे बानी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई थी। क्लब के मालिक ने काव्या के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस काव्या, अब आप इस जगह की सबसे ताकतवर महिला फाइटर बन गई हैं। आपका नाम हमेशा इस रिंग में याद रखा जाएगा। लेकिन काव्या ने उसकी बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। उसकी नजर अब भी संजना और नन्ही बानी पर ही थी। संजना अब भी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मंजू को तड़पते हुए देखने के लिए लड़ाई देखी थी, लेकिन अब यह सच में हुआ जो उसकी आंखों में नफरत की जगह कुछ और ही था। शायद पछतावा, शायद एक अधूरी शांति। बाने काव्या की ओर दौड़ी और उसकी टांगों से लिपट गई। काव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान दी। उसने धीरे से बाने को उठा लिया और उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बानी, तुम्हारा न्याय पूरा हुआ। काव्या ने संजना की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं संजना। तुम्हें और बानी को कोई परेशान नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है। संजना हाथ जोड़कर काव्या के सामने खड़ी हो गई। मिस सिंघानिया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। लेकिन काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, न्याय कोई एहसान नहीं होता संजना, ये हमारा अधिकार होता है। तुम बस अपना और बानी का ध्यान रखो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। तभी क्लब के मालिक ने अचानक से कहा, तो फिर आगे का क्या इरादा है? आपको और भी फाइट्स लड़नी है या नहीं? काव्या ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और दृढ़ आवाज में बोली, नहीं, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मुझे इस जगह से कोई लेना देना नहीं। इतना कहते हुए उसने संजना और बानी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। उधर चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे की सड़क पर युवराज की गाड़ी सरपट भाग रही थी। रात हो चुकी थी और हल्की ठंडी हवा घुल चुकी थी, लेकिन गाड़ी के भीतर अलग ही बेचैनी थी। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसकी नजरें सड़क पर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। उसके साथ वाली सीट पर सिंधु बैठी थी और पीछे की सीट पर राशि। पूरा दिन गाड़ी में सफर करते बीत चुका था। सुबह से वे मनाली से निकले थे और अब कई घंटे बीत चुके थे। युवराज ने घड़ी की ओर देखा और रात के 9:30 बज गए थे। उसने मन ही मन सोचा, हम सब सुबह से ही सफर में हैं, बिना रुके बिना कुछ खाए। सीनियर अभिमन्यु के गांव पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर उसने सड़क किनारे दिख रहे एक बड़े से ढाबे के सामने आकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरते हुए युवराज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंध और कुछ जानी पहचानी हरकत महसूस हो रही थी। उसने कुछ ऐसी चीज जो दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। उसने हल्के से बुड़बुड़ाते हुए अपने आप से कहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अचानक उसे एक बेहद ही अजीब एहसास हुआ। यह वही एहसास था जब तब होता था जब माही उसके आसपास होती थी। एक पल के लिए उसका दिल मस्तिष्क आगे बढ़ गया। उसने झटके से अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। माही। युवराज के होठों से यह नाम एकदम बेस खाता निकल पड़ा। सिंधु और राशि चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। युवराज की आंखें ढाबे के हर कोने को खोज रही थी। वहां बैठे ग्राहकों, वेटरों और अंदर बाहर आ रहे लोगों ने उसे माही की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन माही कहीं भी नहीं थी। उसका माथा हल्का सा भीगा हुआ था। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उसे समझ आया कि बस एक भ्रम था। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे मुड़कर ढाबे की ओर मुड़ने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, युवराज जी, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं आप? सिंधु की आवाज ने उसे एकदम से रोक दिया था। युवराज ने लंबी सांस ली, फिर हल्की उदासी भरी आवाज में उसने जवाब दिया, कुछ नहीं सिंधु,
बस मुझे एहसास हुआ कि माही कहीं यही है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ आपका भ्रम होगा। माही दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। सिंधु के मुंह से शब्द खुद ब खुद निकल गए। सिंधु की बात सुनते ही युवराज की आंखें बुझ गई। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, यह बस मेरे दिल का वहम था। सिंधु और युवराज के इस बीच बातचीत को राशि बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी बल्कि गहरा सदमा था। उसके होठ कांप रहे थे। उसने धीरे से सवाल किया, सिंधु तुम क्या कह रही हो? माही दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। सिंधु चौंकी। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि राशि भी उनकी बातचीत सुन रही थी। राशि की आवाज में एक कंपन था। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी भी दिखने लगी थी। वो कभी सिंधु को देखती तो कभी युवराज को, फिर अपने भीतर इस जानकारी को पचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने फिर पूछा, मुझे तो लगा था कि माही दीदी मुंबई में होंगी, लेकिन तुम कह रही हो कि वो अब नहीं रही। मतलब क्या वो मर चुकी हैं? यह सवाल सुनते ही युवराज की आंखों में एक टीस उठी। युवराज ने आंखें बंद कर ली। उसे वह आखिरी याद आ गई। और जब उसके साथ माही थी, वो रात जब माही को धीर समुदाय के लोग उठाकर ले गए थे। उसकी झील जैसी आंखें, वो धीमी मुस्कान, युवराज की मुट्ठियां भींच गई। वो अतीत की परछाइयों में खो गया था। राशि के लिए सच्चाई अभी तक रहस्य थी। उसकी आंखों में अब भी हजारों सवाल थे, लेकिन वह समझ गई थी कि यह सवाल पूछने का सही वक्त नहीं था। ढाबे के लोग अंदर हंस रहे थे और बातें भी कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन युवराज, सिंधु और राशि के लिए वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। युवराज ने एक लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, हमें अभी आगे का सफर भी तय करना है। सिंधु और राशि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप युवराज के पीछे चलते हुए एक टेबल पर बैठ गई। लेकिन युवराज के मन में अब भी वह अजीब सा एहसास घूम रहा था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? माही की यादें तो अक्सर आती है, लेकिन इस बार ये एहसास इतना असली क्यों लगा? इतने में वेटर खाना लेकर आया और तीनों खाना खाने में बिजी हो गए। खाना खाने के बाद तीनों वापस अपने सफर पर चल पड़े। रात का सन्नाटा सड़क के किनारों से लिपट चुका था। हाईवे के किनारे जलते हुए स्ट्रीट लाइट्स और दूर दूर तक पसरा हुआ अंधेरा, इन दोनों के बीच गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। गाड़ी के भीतर युवराज ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन उसका मन इस सड़क पर नहीं था। उसकी आंखें भले ही सामने देख रही थी, पर जहन कहीं अतीत की गलियों में भटक रहा था। सिंधु और राशि पीछे बैठी थी। वो भी खामोश थी। शायद वे भी दोनों इस समय की गंभीरता को महसूस कर रही थी। युवराज की आंखों के सामने बस माही की तस्वीरें घूम रही थी। पहली बार जब उसने माही को देखा था, फिर उनके शादी का दिन, और फिर वो मनहूस हादसा जिसने उसकी जिंदगी से उसकी जान को छीन लिया था। उसके ने गहरी सांस ली और उसके आंखों के कोने गीले होने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, और पर दिल की मानता ही नहीं था। यादें तो बादलों की तरह उमड़ती चली आ रही थी। युवराज को सुनैना की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी भी याद आई। वो शानदार पार्टी, बड़ी बड़ी शानो शौकत की सजावट, हल्की रोशनी में चमकते चेहरे, और उस भीड़ के बीच माही। जब पहली बार उसने माही को देखा था, तब उसने दिल की धड़कन को एकदम अलग ही एहसास में पाया था। और ऐसा ही एहसास मुझे आज हुआ था। वो काले रंग की साड़ी पहने हुए थी, हल्के मेकअप में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, और उसके झील जैसी आंखें, हल्की और हल्के से मुस्कान ने जैसे युवराज की दुनिया ही बदल दी थी। युवराज उस शाम उसे ही देखता रहा था। माही की हंसी और उसकी अदा, उसकी हर बात, उसको सब कुछ अपने सपनों जैसा लगा था। फिर धीरे धीरे दोनों करीब आए, दोस्त बने, और फिर वो दिन भी आ गया था जब शादी के बंधन में दोनों बंध गए थे। शादी का दिन खुशियों से भरा एक खूबसूरत सपना। युवराज को अब अपनी शादी का दिन याद आने लगा, जब माही लाल जोड़े में दुल्हन बनकर उसके सामने आई थी। वो बस उसे देखता ही रह गया था। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। और जब उसने युवराज की ओर देखा था, तब युवराज को लगा था कि उसका संसार यही है। शादी के वक्त जब उसने माही का हाथ थामा था, तब उसने खुद से एक वादा किया था, माही मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। पर उसे क्या पता था कि किस्मत के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था। गाड़ी के भीतर बैठे बैठे युवराज की सांसें तेज हो चली। उसकी आंखों के सामने अब एक भयानक तस्वीर आने लगी थी। माही का एक्सीडेंट। उस रात चौधरी हाउस में सब कितने खुश और हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि मौत छिपकर वहीं पर मौजूद थी। पीछे वाली सीट पर बैठकर राशि और सिंधु भी आपस में बात कर रहे थे। राशि ने बार बार उससे पूछा कि माही दीदी को क्या हुआ था, तो सिंधु उसे बता रही थी। सिंधु ने कहा, माही दीदी को कुछ लोग उठाकर ले गए थे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली, और जब मिली तो वो सिर्फ एक जली लाश के रूप में मिली थी। युवराज की आंखों में वो जली हुई कार कौंध गई। उनकी बातें युवराज भी सुन रहा था।
रात के अंधेरे में घाटियों की गहरी खाइयों के बीच उसकी गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी एक अलग ही आग थी। युवराज को अब भी याद था कि जब उसने जलती हुई गाड़ी के भीतर माही को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो माही को नहीं बचा पाया था। युवराज ने झटके से गाड़ी रोक दी। सड़क के किनारे अंधेरे में गाड़ी का इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन युवराज का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। सिंधु और राशि चुपचाप उसे ही देख रही थी। सिंधु धीरे से युवराज की तरफ देखते हुए बोली, युवराज जी, आप ठीक तो हैं? युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माही, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया। अचानक ही ये शब्द युवराज के मुंह से बाहर निकल पड़े। अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी। उनके बीच युवराज की टूटी ही आत्मा रो रही थी। पीछे वाली सीट पर सिंधु और राशि एक दूसरे की ओर देख रही थी। गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन युवराज ने फिर अपने आप को सख्त किया। वो क्योंकि कमजोर नहीं पड़ सकता था। अब उसे सिर्फ आगे ही बढ़ना था। उसे सीनियर अभिमन्यु से मिलना था। अब उसे मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए भी तैयार होना था, और बलदेव सिंघानिया से भी मिलना था। घंटों का सफर तय करने के बाद जब गाड़ी सीनियर अभिमन्यु के गांव तक पहुंच गई थी, तो सूरज उगने ही वाला था। हल्की ठंडक भरी हवा चल रही थी। गांव अब भी अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। युवराज ने गाड़ी एक पुराने से मकान के सामने आकर रोक दी। ये वही गांव था जहां पर उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अब युवराज कोई इंतजार भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में लगातार सीनियर अभिमन्यु से मिलने का एक नया जज्बा चल रहा था। क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या सीनियर अभिमन्यु इस गांव में मिलेंगे? क्या माही का एहसास एक महज वहम था, या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई थी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। दोस्तों 299वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज, सिंधु और राशि अभिमन्यु के गांव में पहुंच गए थे। सुबह की हल्की हल्की किरणें आसमान पर फैलने लगी थी। सुबह का समय था, लेकिन हवा में अब भी रात की ठंडक बाकी थी। युवराज, सिंधु और राशि ये तीनों लगातार एक दिन और एक रात की यात्रा करने के बाद बुरी तरह थक भी चुके थे, मगर उनके पास रुकने का समय नहीं था। मनाली से निकलते हुए उन्हें लंबा वक्त हो चुका था। अब वे सीनियर अभिमन्यु के गांव की मिट्टी पर कदम रख चुके थे। गांव के शांत माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गलियां सूनी पड़ी थी और घर के दरवाजे बंद थे। पक्षियों की चहचहाहट भी सीमित थी। युवराज ने निराश होकर गाड़ी से टेक लगा ली और उसने मन में हताशा के भाव आ गए। सिंधु और राशि ने उसे गौर से देखा। वो समझ गई कि वो निराश हो रहा है। सिंधु ने आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, युवराज जी, आप हताश मत होइए। अभी अभी सूरज निकला है, थोड़ी ही देर में लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगेंगे। गांव में अक्सर यही होता है। राशि ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि आप गाड़ी में आराम कीजिए। हम दोनों गांव में जाकर सीनियर अभिमन्यु के घर का पता लगा लेते हैं। इतने युवराज ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया, जबकि सिंधु और राशि ने लोगों से पूछताछ करने का निश्चय किया। सिंधु और राशि ने नजरें दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। ये गांव की पतली गलियों से गुजरते हुए वापस गाड़ी की ओर लौटने लगी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने घर से बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की होगी। उसकी चाल में एक अजीब खास तरह की गंभीरता थी। दोनों लड़कियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें आखिरकार कोई तो मिल गया था जिसे वे पता पूछ सकती थी। वो तेजी से उस आदमी की ओर दौड़ी, मगर जैसे ही वो आदमी उनकी ओर आते हुए देखा, उसकी भौहें तन गई। उसने एक अजीब सी गहरी नजरों से उन दोनों को देखा। उस आदमी के पास जाते ही सिंधु ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सम्मान से कहा, नमस्कार चाचा। उस आदमी ने उनकी बात सुनकर गहरे सोच में डूब गया, मगर वो मन ही मन कोशिश करने लगा कि क्या वो इन लड़कियों को पहले से जानता है। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर उसने उलझन भरे स्वर में कहा, नमस्कार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानता। सिंधु ने तुरंत उसकी उलझन को दूर करने के लिए कहा, जी चाचा, आप हमें नहीं जानते और न ही हम आपको। हम तो सिर्फ आपसे किसी का पता पूछने आए हैं। किसका पता? उस आदमी की आवाज अचानक एकदम कठोर हो गई। सिंधु ने सीधा अभिमन्यु का पता पूछ लिया। हमें इस गांव में रहने वाले अभिमन्यु जी का घर खोजना है। जैसे सिंधु ने अभिमन्यु का नाम लिया, उस आदमी की आंखों की चमक एकदम गहरी हो गई। उसका शरीर सीधा तन गया और उसने अपने हाथ पीछे बांधते हुए गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें उसके घर का पता क्यों चाहिए? उसकी आवाज में ऐसी कठोरता थी कि सिंधु और राशि कांप गई। ऐसा लगा कि जैसे उसने
कोई साधारण सवाल नहीं बल्कि कोई गंभीर चेतावनी दे दी हो। राशि ने घबराते हुए कहा, वो वो चाचा, हमें उनसे मिलना है। ऐसा क्या काम है कि तुम लोगों को अभिमन्यु से मिलना है, और उसका पता तुम्हें कहां से मिला? उस आदमी की आवाज और भी सख्त हो चुकी थी। उसके स्वर में ऐसा दबाव था कि दोनों लड़कियों को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। वो दोनों कुछ भी नहीं कह पाई। एक दूसरे को देखकर तुरंत गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। सिंधु और राशि भागती हुई गाड़ी के पास आ रही थी। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे और हाँफते हुए उन्हें आते ही सिंधु ने युवराज से कहा, युवराज जी, युवराज जी, वो आदमी। उनके हल्क सूख चुके थे। वे आदमी की ओर इशारा करने के अलावा कुछ भी नहीं कह सकी। युवराज ने उनकी घबराहट देखी तो हैरान रह गया। फिर उसने उस दिशा में देखा जिधर वे इशारा कर रही थी। सामने वही आदमी खड़ा था। उसकी मुद्रा किसी अनुभवी फाइटर की तरह लग रही थी। उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे और उसकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी कि युवराज को हल्का सा दबाव महसूस होने लगा। युवराज के मन में एक ही शब्द गूंजा, संत एक्सपर्ट। जो लोग मार्शल आर्ट के लेवल मास्टर से भी आगे निकल जाते थे उन्हें संत एक्सपर्ट कहा जाता था। दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो गिने चुने होते हैं। युवराज के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो समझ गया कि यह आम आदमी नहीं। उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा और धीरे धीरे उस रहस्यमय आदमी की ओर बढ़ने लगा। उस गांव की शांत और सड़क पर एक अलग ही वातावरण बन गया था। सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थी मगर हवाओं में अजीब सा तनाव था। युवराज और उस रहस्यमय संत एक्सपर्ट का आमना सामना होने वाला था। युवराज ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक गहरी खामोशी ने उस माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। उस आदमी की आंखों में एक अनुभवी फाइटर की तरह युवराज को भेद रही थी, मानो वो बिना किसी शब्द के उसकी पूरी क्षमताओं को परख रहा हो। युवराज ने भी पूरी आत्मशक्ति से समेटकर अपने आप को सामने किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपस में टकरा रही हो। वो आदमी तुरंत समझ गया कि युवराज भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है, मगर युवराज के लेवल और उसके ओरे से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे ही अपने हाथ पीछे बांधकर स्थिर खड़ा रहा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की परीक्षा ले रहा हो। उसने अपनी उस गंभीर और कड़क आवाज में युवराज से वही सवाल दोहराया जो उसने पहले सिंधु और राशि से पूछा था, कौन हो तुम और अभिमन्यु से मिलने क्यों आए हो? तुम्हें उसका पता कहां से मिला? उसके शब्द किसी तेज धार वाली तलवार की तरह युवराज के कानों में गूंजे। युवराज ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत समेटते हुए एक दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, इन सभी सवालों का जवाब तो मैं सिर्फ अभिमन्यु जी को ही दे सकता हूं। युवराज ने कहते हुए उस आदमी की आंखों में गहराई से देखा। उसकी नजरों में एक अड़िग और विश्वास और बेखौफ हिम्मत थी। युवराज की हिम्मत देखकर उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। वो एक पल के लिए शांत खड़ा रहा। फिर उसने युवराज को सिर से पैर तक ध्यान से देखा और ऐसा लग रहा था कि जैसे युवराज का आत्मविश्लेषण कर रहा हो। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है ठीक है, फिर तुम अभिमन्यु का पता भी उसी से ले लो। ये कहते हुए वो आदमी वापस अपने घर के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। युवराज उसकी इस प्रतिक्रिया से हैरान था। युवराज ने महसूस किया कि अगर वो इस आदमी को अभी नहीं रोका गया तो शायद उन्हें कभी भी अभिमन्यु तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसने आगे बढ़कर जल्दी से विनम्रता पूर्वक कहा, जी जी, हमें अभिमन्यु के घर का रास्ता बता दीजिए। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए उनकी मदद चाहिए। प्लीज मुझे उनके घर का रास्ता बता दीजिए। युवराज के इन शब्दों ने उस आदमी के पैरों को वहीं पर रोक दिया। वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था मगर युवराज की आवाज में छुपी पीड़ा और मजबूरी ने उसे वहीं पर जड़ कर दिया। वह एक पल के लिए गंभीर खामोशी में खड़ा रहा। उस आदमी ने बिना मुड़े हल्की आवाज में कहा, परिवार बचाने के लिए? युवराज, सिंधु और राशि अभी तक ये नहीं जानते थे कि साधारण दिखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है। लेकिन अभिमन्यु अपनी पहचान इतनी आसानी से प्रकट नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपनी पहचान को छिपाए रखा क्योंकि उनके परिवार पर हमेशा खतरा मंडराता रहता था। उनकी मार्शल आर्ट ताकत और यूनिक एबिलिटी की वजह से दुश्मन उनके परिवार तक पहुंचने की लगातार कोशिश में रहते थे। इसलिए हर साल वे अपने लोकेशन बदलते थे। वे कुछ समय अपने माता पिता के पास गुजारते और फिर एक नई जगह जाकर बस जाते। इस गांव में उन्हें आए 2 साल हो चुके थे, लेकिन इस बार किसी को भी उनका और उनके परिवार का कोई सुराग नहीं मिला था। वे अज्ञात थे और सुरक्षित रह रहे थे। तभी सीनियर अभिमन्यु को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले उन्हें रोशनी का एक फोन आया था। रोशनी ने कहा था कि आश्रम में कोई आया था जो अपना नाम युवराज सिंघानिया बताकर गया था। युवराज के दादा वीर प्रताप सिंघानिया सीनियर अभिमन्यु के भी गुरु थे और उसने
फिर भी अभिमन्यु ने आदेश दिया युवराज को आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए। उनका मन अभी भी संशय में था कि क्या ये युवक वास्तव में उसके गुरु का पोता था या फिर कोई उनका दुश्मन जो उनके गुरु का नाम लेकर उन्हें धोखा देना चाहता था। यही सोचते हुए उन्होंने युवराज को पहचानने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब युवराज ने उनके सामने अपनी व्यथा कही तो सीनियर अभिमन्यु के मन में संदेह और चिंता दोनों जन्म लेने लगे थे। युवराज ने भावुक स्वर में फिर से कहा, जी जी हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अभिमन्यु जी से मिलना चाहता हूँ। असल में मेरे परिवार को रावत परिवार से खतरा है। मुझे इस खतरे से बचने के लिए मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेना पड़ेगा और जब मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा तभी मुझे बलदेव रावत से मिलने का अवसर मिलेगा और इसी कारण मुझे सीनियर अभिमन्यु की मदद चाहिए। युवराज की आंखों में गंभीरता, चिंता और अडिग संकल्प था। अगर मैं इस चैंपियनशिप में हार गया तो शायद मेरा पूरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। उसने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। युवराज की बात सुनकर सामने खड़ा इंसान और भी ज्यादा चौंक गया। वो अभी भी जानता था कि युवराज पूरी तरह से भरोसेमंद है या नहीं। अगर यह सच में वीर प्रताप सिंघानिया का पोता था तो अपने गुरु के परिवार की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन अगर यह कोई दुश्मन हुआ तो यह सिर्फ किसी योजना के तहत उसके पास आया होगा और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। युवराज को अभी तक नहीं पता था कि वो सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। क्या सीनियर अभिमन्यु अपनी पहचान प्रकट करेंगे? क्या सामने खड़ा इंसान युवराज की मदद करेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। दोस्तों, 300वें एपिसोड में आपका स्वागत है और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों कि आज हमारे बेमानी मोहब्बत के 300 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप इस खुशी में हमारे जो 30-35 सब्सक्राइबर रहते हैं उनको भी पूरा करवा दीजिए और फिर हम आपको एक नई कहानी भी सुनने का मौका देंगे और नई कहानी आपको बहुत ही अच्छी भी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो रहस्यमय आदमी सीनियर अभिमन्यु की तरह ही लग रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने ठहरी हुई आवाज में कहा, अच्छा तो तुम युवराज सिंघानिया हो, लेकिन क्या तुम वाकई में इस लायक हो कि मैं तुम्हें अभिमन्यु का पता बताऊं? पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। युवराज ने एक पल बिना गंवाए सिर हिला दिया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ गया था और वो किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो गया था। अभिमन्यु ने फिर गहरी नजर से युवराज की ओर देखा और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम गुरुदेव वीर प्रताप सिंघानिया के वंशज और उनके शिष्य हो, तो ये तो स्वाभाविक है कि तुम्हें उनके जीवन के बारे में सब कुछ पता होगा। मैं तुमसे उन्हीं के बारे में सवाल करूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं न केवल तुम्हें अभिमन्यु का पता बताऊंगा बल्कि खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। युवराज का दिल जोरों से धड़क उठा। वो एक अवसर था और एक सुनहरा मौका उसने दे दिया था। उसने पूरी तत्परता से कहा, हाँ हाँ, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मेरा पहला सवाल है। सभी जानते हैं कि गुरुदेव एक महान मार्शल आर्ट फाइटर थे, लेकिन उनका कोर क्या था? उन्होंने किस तकनीक से अपनी यात्रा शुरू की और उनकी उम्र कितनी थी? उन्होंने उसको हासिल कर लिया था। यह सुनते ही युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह सवाल उसके लिए कठिन नहीं था। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव का कोर ड्रैगन कोर था और उनकी मूल तकनीक ड्रैगन ब्रीथ। जहां तक उनकी उम्र की बात है तो वे मात्र 3 वर्ष की थे जब उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। युवराज ने ध्यान से देखा। युवराज की आंखों में वहां कोई झिझक नहीं थी और न ही कोई संकोच। उसने संतोष ढंग से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल, उनके गुरु कौन थे और उनके सीनियर कौन थे? युवराज ने बिना रुके फिर कहा, वैसे तो उनके कई हाफ गुरु थे, लेकिन वे डायरेक्ट स्टूडेंट सिर्फ ग्रैंड मास्टर संत विवेश कुमार जी के थे। जहां तक उनके सीनियर की बात है तो वो थे उनके सीनियर मास्टर दिलीप मुखेजा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। युवराज की स्ट्रिक्टता और आत्मविश्वास से वो प्रभावित हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। शायद वो पहली बार किसी से इतना प्रभावित हुआ था। उसने एक पल के लिए युवराज को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे उत्तर न केवल सही है बल्कि तुम्हारी आवाज में जो दृढ़ता है वो भी साबित करते हैं कि तुम केवल सिंघानिया के नहीं हो बल्कि वाकई में उनके पूर्वज के उत्तराधिकारी भी हो। युवराज के चेहरे पर भी हल्की प्रसन्नता झलक आई।
लेकिन वो भी भीतर ही भीतर और भी अधिक उत्सुक हो गया था। क्या अब उसे अभिमन्यु के बारे में जानने को मिलेगा, और क्या यह परीक्षा समाप्त हो गई थी? लेकिन तभी उस आदमी की ठहरी हुई नजर उस पर फिर से पड़ी। उन्होंने एक हल्के सांस ली और फिर से बोले, ठीक है, लेकिन तुमने जो अभी तक सही जवाब दिए हैं उसके आगे मेरी परीक्षा इतनी आसान भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ किताबों में पढ़े हुए जवाबों पर नहीं परख रहा, बल्कि तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा को भी परख रहा हूं। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, और इसका जवाब केवल वही दे सकता है जिसका जवाब सिर्फ गुरुदेव के शिष्य ही जानते हैं। उसके बाद सुनते ही युवराज ने कहा, आपको जो भी सवाल पूछने की जरूरत है वो पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब आपको बता देता हूं। सामने वाला इंसान कोई सवाल पूछता, लेकिन उससे ही पहले युवराज ने उसको जवाब ही दे दिया। युवराज ने जोर से दृढ़ स्वर में कहा, अलशकल्प। युवराज का यह जवाब सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। वो समझ गए थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरुदेव वीर प्रताप सिंघानिया का असली वारिस। कुछ पलों तक युवराज ने गहरी नजरों से उसको देखा, फिर अचानक आगे बढ़कर उसने गले लगा लिया। युवराज इस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट से चौंक गया, इसलिए अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए फिर से कहा, वेलकम जूनियर, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। मुबारक हो जूनियर, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हें बता दूं कि मैं ही अभिमन्यु हूं। अभिमन्यु ने कहा। युवराज को जब पता लगा कि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं सीनियर अभिमन्यु है, तो उसे एकदम से झटका लगा। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग ही सुन पड़ गया था। क्या 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 यह संभव है? क्या ये यही व्यक्ति ही सीनियर अभिमन्यु है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान और इतनी शक्ति किसी आम आदमी के पास कैसे हो सकती है? उसने मन ही मन कहा। वो खुद को कोसने लगा कि इतने दिनों की खोजबीन के बावजूद भी वो इतना बड़ा संकेत नहीं पकड़ पाया। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो एकदम से ऐसे उसके सामने आ जाएगा। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। युवराज ने खुद को और ज्यादा कोसते हुए मन में कहा, युवराज तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सीनियर अभिमन्यु ही है। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि एक छोटे से गांव में सीनियर अभिमन्यु के अलावा एक संत एक्सपर्ट कौन हो सकता है? फिर एकदम से उसने अपनी सोच को बाहर किया और बाहर आते हुए बोला, आप सीनियर अभिमन्यु हैं। मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया मेरी मदद कीजिए। युवराज की आवाज में गहरी विनती थी, लेकिन अभिमन्यु अब भी उसी गहरी मुद्रा में खड़े हुए थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो जूनियर, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार करूं, तो तुम्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होगी। तभी मैं तुम्हें मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मदद कर सकता हूं। अभिमन्यु ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा। युवराज की मुट्ठियां भी कस गई। वो समझ चुका था कि यह कोई आसान काम नहीं। उसने कहा, सीनियर, मुझे बताइए कि मुझे अपनी काबिलियत को कैसे साबित करना होगा? युवराज ने दृढ़ निश्चय से पूछा। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। उसने सीनियर अभिमन्यु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहा। सीनियर अभिमन्यु ने उसकी निर्दयता पसंद आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी विशेष परीक्षा में भाग लेना होगा। मेरे कई शिष्य इस चैंपियनशिप में भाग लेना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उनके बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की है। जो इस प्रतियोगिता में सबसे आगे निकलेगा, मैं केवल उसे ही चैंपियनशिप में जाने की अनुमति दूंगा। तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें खुद चैंपियनशिप के लिए तैयार करूंगा। युवराज को और क्या चाहिए था? युवराज एकदम से खुश हो गया और उसने खुशी खुशी और दृढ़ता से सीनियर से कहा, जी सीनियर, मैं किसी भी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उसको जीत कर ही रहूंगा। आप मुझे बताइए कि यह प्रतियोगिता कब शुरू होने वाली है? यह प्रतियोगिता परसों सुबह शुरू होगी। जब मैं आश्रम लौटूंगा तब यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, और पूरी प्रतियोगिता मेरी देखरेख में ही होगी। अभिमन्यु ने कहा। सीनियर, इसमें भाग कौन कौन लेगा? युवराज ने फिर पूछा। इसमें मेरे शिष्य और आसपास के आश्रमों के योग्य फाइटर भाग लेंगे, और इसमें सबसे मेरी योग्य शिष्या रोशनी भी भाग लेगी। अभिमन्यु ने जवाब दिया। रोशनी? युवराज की आंखों में हल्की सी हैरानी उभरी। वो रोशनी से मिल चुका था और जानता था कि वो साधारण फाइटर नहीं थी। उसका ऑरा देखकर वो समझ गया था कि
एकदम शबर एक्सपर्ट थी, इसलिए वो जानता था कि रोशनी कितनी टैलेंटेड हो सकती है। रोशनी को नजरअंदाज करना भी कोई आसान काम नहीं था। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा उसे लेना ही पड़ेगा। युवराज को ऐसे गहरी सोच में डूबते हुए देखकर अभिमन्यु ने कहा, हाँ, रोशनी शबर एक्सपर्ट है और मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर है। उसके खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। युवराज समझ चुका था कि यह कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी, लेकिन उसने मजबूती से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और फिर कहा, सीनियर, वैसे भी इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं और रोशनी एक टीम बना सकते हैं और इस प्रतियोगिता को जीतकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। युवराज की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में पड़ गया। वो ये समझ सकते थे कि युवराज सिर्फ उत्साह में बात नहीं कर रहा, बल्कि उसने सोच समझकर यह निर्णय लिया था। ये बात भी वो जानते थे कि उसके शिष्य को चैंपियनशिप में जीतने के लिए एक ठोस और साहस भरे पार्टनर की जरूरत होगी, लेकिन वो अभी तक युवराज का लेवल नहीं जानते थे। इसलिए उनको चिंता हो रही थी कि युवराज रोशनी का साथ दे पाएगा भी नहीं। वैसे तो उनको विश्वास था कि उनके गुरुदेव का शिष्य कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली करना जरूरी ही था। अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा, जूनियर, ये कहना आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति को खुद देखना चाहता हूं। मैं तब ही तुम्हें रोशनी का साथी बनने दूंगा जब तक मैं ये देख लूं कि तुम किस स्तर के योग्य हो भी या नहीं। युवराज बिना कुछ कहे शांत खड़ा रहा। फिर उसने अपने सभी ऊर्जा बिंदु खोल दिए। जैसे उसके सामने उसके ऊर्जा बिंदु खोले और उसकी तरफ से आते हुए कुछ प्रेशर्स हवा में एक अलग ही दबाव महसूस करने लगा। वातावरण में एक कंपन फैल गया। अभिमन्यु ने तुरंत ये ऊर्जा महसूस की और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। इसलिए अब उन्हें अभी किसी परीक्षा की और जरूरत नहीं थी। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा और युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तुम रोशनी का साथ देने के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब जब यह तय हो चुका था तो अभिमन्यु ने फिर कहा, अब तीनों तुम थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह हम मनाली के लिए रवाना होंगे। युवराज, सिंधु और राशि ने सिर हिलाया और अभिमन्यु के साथ अंदर चले गए। उसके सामने एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, एक नई परीक्षा और एक नई चुनौती। क्या इस चुनौती को पार कर पाएगा युवराज? क्या मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का विजेता बनेगा युवराज? क्या होगा इस कहानी में और किन किन कठिनाइयों से युवराज को गुजरना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए।